हेलो, हाय, वेरी गुड इवनिंग। जय राधे, जय बजरंगबली, जय मेवाड़, जय राजस्थान, जय राजपूताना। सभी की इच्छा पूरी हो गई है। आज अपन जो है वो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग इस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को देख सके। सभी एग्जाम में, चाहे जेट का एग्जाम हो, चाहे आईसीआर का एग्जाम हो, चाहे बीएचयू का एग्जाम हो, चाहे 11th का एग्जाम हो, चाहे 12th का एग्जाम हो, चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम हो, चाहे एओ डब्ल्यू किसी भी लेवल का एग्जाम हो, किसी का भी जनरल एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उसके अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन 99.9% पूछा जाता है। जो अपने एग्रीकल्चर के एग्जाम है उनमें तो 100% और 100.1% ही पूछा जाता है, लेकिन बाकी के अदर जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं जिनके अंदर जनरल एनिमल हस्बेंड्री आती है, उनके अंदर भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जल्दी से जल्दी बच्चों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा लोग इसको देख सके। खम्मा गणिसा, विनोद कुमार, श्यामलाल, मैं आहार प्रबंधन और खजूर का पीडीएफ प्राप्त नहीं हुआ है। शायद बच्चों मिल गया है, आप लोग देखते नहीं है पीडीएफ को, या तो आप अच्छे तरीके से देख नहीं पा रहे हैं। रॉयल इंस्टीट्यूट का टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर रोज जैसे ही आपकी क्लास स्टार्ट खत्म होती है वैसे ही पीडीएफ डाल दिया जाता है। मैं खुद पीडीएफ अपलोड करती हूँ, आप अच्छे से चेक करो, उसके बाद आप क्वेश्चन करो। बच्चों मिल जाएगा। क्या सभी को नहीं मिल रहा है क्या? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं खुद अपलोड करती हूँ, शायद मिल जाना चाहिए। हेलो, हाय, वेरी गुड इवनिंग, राधे कृष्णा, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग, शुभ संध्या, मोरपाल, अभिषेक, सुमन, हेलो, हाय, दिलखुश। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना जो आज की क्लास है। उसके अंदर अपन स्टार्ट करने से पहले अपना एक छोटा सा एक जो है वो कोर्स के बारे में आपको बता देती हूँ। जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, जो क्रैश कोर्स करना चाह रहे हैं, 12th क्लास का साइंस बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये कंप्लीट कोर्स है। सॉरी, 12th क्लास के जो 12th क्लास में आने वाले बच्चे हैं उनके लिए लॉन्ग ईयर का, पूरी साल का 12th क्लास का बोर्ड क्लास का कंप्लीट कोर्स है, जो कल 1 मई से ये बैच अपने प्रारंभ होने जा रहा है। इस बैच के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है? 12th साइंस बोर्ड के स्टूडेंट है उनके लिए लाइव क्लासेस मिलेगी, ऑल सब्जेक्ट की। एग्रीकल्चर स्ट्रीम से हो चाहे बच्चा, चाहे बायोलॉजी स्ट्रीम से हो, चाहे मैथमेटिक्स से हो, सभी स्ट्रीम के लिए ये कोर्स अवेलेबल है 12th साइंस बोर्ड का, जिसके अंदर सभी सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस मिलेगी, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी। जो लाइव क्लास लोगे वही आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगा। साथ में नोट्स है, एक्सरसाइज सीट है, डाउट क्लास है, संडे टेस्ट है, टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा प्री बोर्ड के पेपर है और प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं वो सभी आपको इस कोर्स में मिलने वाले हैं। तो जल्दी कीजिए, इस कोर्स की फीस मात्र 5,000 रुपए है, तो ज्यादा देरी नहीं करनी है। जो बच्चे 12th में इस साल आए हैं, ऐसा नहीं है कि वेट करते रहे कि कब लॉकडाउन खुलेगा तब हम ऑफलाइन ही जाके पढ़ लेंगे। बच्चों ये भूल जाना कि अभी 2-3 साल तक जो है वो ऑफलाइन क्लासेस चलेगी, या आपके घर वाले इतनी कोरोना फैला हुआ है इसके अंदर आपको घर से बाहर भेजेंगे। तो एक ही ऑप्शन है, एग्जाम तो होने ही होने हैं, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए जो बच्चा ऑनलाइन साथ का साथ पढ़ लेगा, दुनिया के साथ चलता रहेगा। अभी तक ऑफलाइन का क्रेज था, लेकिन अब ऑनलाइन ही सारी चीजें हो रही है। तो जो ऐसे सोच के बैठा है ऑनलाइन में कुछ नहीं होता है, खाली यूट्यूब चैनल दिखता है, तो वो ऐसा नहीं है। जो बच्चे ऑनलाइन में साथ का साथ पढ़ते रहेंगे उनको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, साथ ही साथ अदर कंपटीशन एग्जाम में भी वो बाकी अदर लोगों से आगे हो जाएंगे। तो जल्दी कीजिए, ज्यादा इसकी फीस नहीं है, मात्र ये 12th साइंस का बोर्ड का जो कोर्स है आपको 5,000 रुपए में मिलने वाला है। इसी के साथ अपन कल की एक और नई न्यूज है जो भी अपन देख लेते हैं। कल ऑनलाइन क्रैश कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है। जेट, आईसीआर, बीएचयू, एमपीपीएटी और यूपीसी टेट के जो भी स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ऑनलाइन क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है। बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट होगा, जिसके अंदर सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों रूप में मिलेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए ये जो आपको नंबर दिखाए गए हैं उन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और ज्यादा डिटेल जानने के लिए इन नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा। चलिए अब अपन अपना जो टॉपिक है, अपना जो कोर्स है उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। अपन जो पढ़ते हैं वो एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन के बारे में पढ़ते हैं। पशुपालन के अंदर बहुत सारे जनरल चीजें हैं, जनरल टॉपिक्स हैं, वो अपन देख चुके हैं। जैसे पशुओं का आहार प्रबंधन है, आवास प्रबंधन है, उनके अंदर जो है नवजात बछड़े की कैसे केयर करनी है। इनके अलावा अदर चीजें जो है जो जनरल मैनेजमेंट से रिलेटेड आती हैं, वो सारी चीजें अपन बेसिक सारी जानकारी अपन पढ़ चुके हैं। अब अपने मेजर 3 टॉपिक बचे हैं। एक तो नस्लें बची हैं, जिसके अंदर अलग अलग पशुओं की नस्लें आती हैं, और इसके बाद में जो सेकंड टॉपिक बचता है अपने, पशुओं के प्रमुख रोग आते हैं।
कि कौन कौन से रोग पशुओं में पाए जाते हैं। और जो तीसरा मेजर टॉपिक अपने बचता है वो दूध और दूध के बने हुए उत्पाद आते हैं। तो ये तीन ही टॉपिक है जो अपने सिलेबस में बचे हुए हैं। बाकी अदर जनरल चीजें जैसे इंस्टीट्यूट वगैरह है वो लास्ट में अपन देख लेंगे, डेटा वगैरह है वो सारी चीजें अपन लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। ये मेजर तीन टॉपिक में से आज अपन एक मेजर बड़ा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो आता है पशुओं की नस्लें। पशुओं की नस्लों के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे, पशु अपन ने जब कोर्स स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से जो पशु हैं उनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो पालतू पशु होते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, इसके अलावा ऊंट, और पक्षियों के अंदर एक पक्षी आता है मुर्गी, इनके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। इनमें से सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण जो नस्लें आती हैं वो आती है गाय की नस्लें। गाय की नस्लों में से हर साल एक क्वेश्चन एग्जाम में जेट, आईसीआर, बीएचई, तो 3 क्वेश्चन हो गए हर साल में, और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी फिक्स है। तो चारों एग्जाम में एक एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। आज अपन डिस्कस करेंगे कि क्या इसके अंदर पूछा जाता है, क्या पुराने एग्जाम्स में पूछे गए हैं, क्योंकि अधिकतर जो चीजें हैं नस्लों के अंदर से वो रिपीट होती हैं। वही इंपॉर्टेंट 2-4 लाइन है जो घुमा फिराकर वही पूछ ली जाती हैं। तो उनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे साथ के साथ, ताकि अपन जो पुराने आए हुए क्वेश्चंस हैं वो भी साथ के साथ ही सॉल्व करते रहें। तो वो सारी चीजें आज अपन इनके बारे में देखेंगे। इसी के साथ में हर एक नस्ल है मैं आपको बहुत ही डिटेल के अंदर बहुत ही डीपली पढ़ाने वाली हूं। तो इसके बाद में आपको कहीं से भी जाके किसी भी तरीके से किसी भी बुक में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साथ का साथ बच्चों नोट्स बनाते हुए चलना है, अच्छे से इस क्लास को अटेंड करना है, ध्यान से पढ़ना है, ताकि साथ का साथ ही क्लास में आपको याद हो जाए। विद ट्रिक मैं आपको सभी नस्लों के बारे में बताऊंगी इसके बारे में। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं इस जोश के साथ। अपनी नई क्लास है गाय की नस्लें, उसके बारे में देखते हैं। अभिषेक चौधरी, तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत खूब लिखा आपने। सभी बच्चों को इससे मोटिवेशन मिलेगा। सभी जो है इसी जोश के साथ ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को पढ़ते रहें, ताकि आपका कोर्स है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं। बहुत अच्छा अभिषेक, बहुत अच्छा लिखते हो आप लोग। चलिए अब देखते हैं अपन। सबसे पहला अपन बात करें गाय के अंदर बेसिक चीजें अपन देख लेते हैं। बेसिक क्या जानकारी होती है। तो बेसिक में यहाँ पर मैं आपको डेटा नहीं बता रही हूँ कि कौन से वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा गाय कहाँ पाई जाती है, भारत में कहाँ पाई जाती है। इसके अलावा जो है वो भारत में सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट में पाई जाती है, राजस्थान में कौन सा जिला है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे ज्यादा या पहले नंबर पर आता है गायों के उत्पादन में। वो सारी चीजें अपन यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं, डेटा है, तो वो अपन एक साथ अपन कंपेयर करके पढ़ें तो ज्यादा इजीली याद हो जाएंगे। तो कंपेयर करने के लिए जो कंपैरिजन वाली चीजें है, जैसे पशु का तापमान है, तो तापमान भी मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगी, ताकि एक टेबल से ही आपको एक साथ याद हो जाए, ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आए। तो हर एक नस्ल के अंदर मैं साथ का साथ उनके इस तरह की चीजें नहीं बताऊंगी। सिर्फ नस्लें हैं तो प्योर नस्लें ही अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। डॉग की ब्रीड्स भी पढ़ाओगे क्या? नहीं बेटा, डॉग की ब्रीड्स अपने कोर्स में नहीं है। गौरव, गन्नू, सालवी बोल रहे हैं डॉग की ब्रीड अपने कोर्स में नहीं है। जो अपने कोर्स में है वही चीज अपन पढ़ेंगे। तो अब अपन स्टार्ट करें गाय से। गाय जो है इसे काऊ कहते हैं, इंग्लिश में सब जानते हैं काऊ कहते हैं, लेकिन भारत में भी इसको कुछ नाम से जाना जाता है। तो सबको पता है भारत में किस नाम से जाना जाता है। भारत में क्या कहते हैं? गाय को माता के नाम से जाना जाता है। नहीं पढ़ते अपन, बहुत ही छोटी क्लास से, मान लो अब मैं तो थोड़ा सा भूल गई हूँ, या 5th क्लास से शायद अपन निबंध लिखना शुरू कर देते होंगे, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, ऐसा भी लिखने लग जाते हैं। तो वो जो लाइन है गाय हमारी माता है, उसी से अपन याद रखें कि गाय को क्या नाम दिया गया है। गाय को माता भी कहते हैं, और माता अपने घर की क्या होती है? बॉस होती है। उसी से अपन इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें हैं वो स्टार्ट करेंगे पढ़ने से पहले। तो देखिए गाय जो है उसके बारे में पढ़ने से पहले अपन बात करें कि गायों की कितनी नस्लें भारत के अंदर मान्यता प्राप्त है। अपन वर्ल्ड की सारी ब्रीड्स नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इंडिया की ब्रीड्स के बारे में अपन जानकारी रखेंगे। उन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अपन कोई इंटरनेशनल लेवल का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, अपन सिर्फ इंडिया लेवल का एग्जाम दे रहे हैं। तो इंडिया की ब्रीड्स पढ़ेंगे, और स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो अपन स्टेट वाली सारी उसी के अंदर आ जाएंगी। तो इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो भारत के अंदर जो पशुओं को मान्यता प्रदान करता है, जैसे अपने इंडिया की अपन बात करें कि कितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, इसके अलावा अलग अलग स्टेट में भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं। उन एग्रीकल्चर स्टेट वाली जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होती हैं, कॉलेज होती हैं, उनको कौन एफिलिएटेड करता है, उनको कौन मान्यता प्रदान करता है? तो उनके लिए एक संस्था बनाई गई है। उनकी एक हेड संस्था है, वो कौन सी है?
ICAR है। ICAR क्या करता है, उनको मान्यता प्रदान करता है। उनकी अलग अलग कंडीशन होती है कि इतने स्टूडेंट्स हैं इस कॉलेज में होने चाहिए, इतने पास आउट होने चाहिए, इतने बच्चे जो है वो इतनी फीस होनी चाहिए, इस तरह की इतना कोर्स होना चाहिए। ये सारी चीजें कौन बताता है, ICAR के द्वारा डिसाइड की जाती है। वैसे ही अपन पशुओं की नस्लों की बात करें कि भारत में कितनी नस्लें भारत में पाई जाती हैं पशुओं की, वो कौन डिसाइड करता है, एक संस्था है जिसका नाम है राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो, आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो। ये है कहां पर है, ये करनाल में स्थित है। ये यहाँ कहां पर स्थित है, करनाल हरियाणा के अंदर है। इसके द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है भारत के अंदर कि इतने पशु रजिस्टर्ड हैं। ऐसा ही नहीं है कि राह चलती हुई कोई भी रोड पे गाय चल रही है तो उसको अपन ने कह दिया कि ये भारत की बहुत ही इंपॉर्टेंट नस्ल है, बहुत ही ज्यादा अच्छी नस्ल है, इतना दूध देती है, इतना देती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अपन हर किसी नस्ल को रजिस्टर्ड ब्रीड नहीं कह सकते हैं। हर साल जो है वो ये जो NBAGR शॉर्ट में इसको कहते हैं, NBAGR, ये संस्था है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज है। इसके द्वारा ये मान्यता प्रदान की जाती है कि इतनी नस्लें रजिस्टर्ड हैं, इन्हीं को रजिस्टर्ड ब्रीड में रखा गया है, उन्हीं के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो अपन इसका इंग्लिश में भी नाम देखें तो इंग्लिश में इसको कहते हैं नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। करनाल हरियाणा के द्वारा क्या किया जाता है, ये संस्था है, इसके द्वारा डेवलप की जाती है, इतनी नस्लें मान्यता प्राप्त हैं। अब अपन बात कर रहे हैं गाय की, तो गाय की कितनी नस्लें भारत में मान्यता प्राप्त हैं, 41 नस्लें हैं वो भारत में मान्यता प्राप्त है। उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो उनके 41 के नाम अपन देखने वाले हैं कि कौन कौन सी नस्लें हैं, कौन कौन सी पाई जाती हैं, किस तरह की जो है वो नस्लें होती हैं, इनकी क्या कैरेक्टर्स होती हैं, क्या उनका ओरिजिन प्लेस होता है, ये सारी जानकारी आज अपन इसके अंदर देखने वाले हैं। बहुत अच्छा सुनील, आज क्या बात है, सब लोग शायर बन रहे हो, बहुत अच्छी अच्छी शायरियां लिख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए, जो गाय की नस्लें हैं उनको मान्यता प्रदान कौन करता है, NBAGR संस्था करती है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। उसके द्वारा ये जो है वो सभी नस्लों की मान्यता प्रदान की जाती है। अलग अलग नस्लें आएंगी तो उनके बारे में, सभी के बारे में बताऊंगी कि कौन सी ब्रीड की कितनी नस्लें रजिस्टर्ड है। अब बात करें कि गाय की नस्लें हैं उनको कैसे क्लासिफाइड किया गया है। गाय दो तरह की होती है, एक तो देसी नस्लें होती है और एक विदेशी नस्लें होती है। सब ऊंट की नस्लें भी करेंगे बेटा, जो अपने कोर्स में है वो सब करेंगे, बताया था मैंने, सबसे पहले ऊंट की नस्लें भी होंगी। अब बात करते हैं देसी या भारतीय नस्लें। देसी या भारतीय नस्लें हैं, इंडियन ब्रीड्स कहा जाता है। इंडियन ब्रीड्स की क्या इनकी क्वालिटीज होती है, क्या इनकी कैरेक्टर्स होती है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहला अपन बात करें इसका जूलॉजिकल नेम क्या होता है, इसका जो है वो क्या नाम होता है, वैज्ञानिक नाम क्या होता है। जो वनस्पति होती है या फिर जो पेड़ पौधे होते हैं या सब्जियां, फल, फ्रूट्स, जो भी फसलें होती हैं, उनके बॉटनिकल नेम होते हैं, उनके वानस्पतिक नाम होते हैं। जबकि जो गाय भैंसे या पशु होते हैं उनके वैज्ञानिक नाम होते हैं, साइंटिफिक नेम होते हैं, उसके बारे में या जूलॉजिकल नेम अपन कह सकते हैं। इसका जूलॉजिकल नेम है देसी गाय का। अभी बताया था गाय को क्या कहते हैं, माता कहते हैं। तो माता क्या होती है, घर की बॉस होती है। तो उससे अपन क्या याद रख सकते हैं, बॉस। पहला नाम अपन ने याद रखा, बॉस होती है। उसके बाद अपन बात करें कि अपन कौन सी ब्रीड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, भारतीय गायों के बारे में पढ़ रहे हैं, इस कारण इसका नाम क्या हो गया, बॉस के आगे इंडिया की है तो इंडिकस लगा दिया। इस तरीके से आसानी से विद ट्रिक अपन ने क्या याद कर लिया, गाय का वैज्ञानिक नाम याद कर लिया। पहला पॉइंट है, गाय घर की माता है तो बॉस हो गई, और इंडिया की ब्रीड है तो इंडिकस हो गई। तो वैज्ञानिक नाम क्या हो गया इसका, बॉस इंडिकस। क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत अच्छे तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं आज इसके बारे में। अब अपन बात करें इसके अंदर जो है वो क्रोमोसोम नंबर कितने पाए जाते हैं, तो क्रोमोसोम नंबर इसमें 60 होते हैं। कितने होते हैं, 60 पाए जाते हैं। फिर बात करें इसके कुल की, कुल क्या होता है, तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी लास्ट क्लास में अपन पढ़ चुके हैं क्या कुल की होती है। चारों पशु, रोमंथी पशु, गाय, भैंस, भेड़, बकरी कौन से कुल के होते हैं, बोविडी कुल के होते हैं। इनकी क्या फैमिली होती है, बोविडी होती है। अब अपन बात करें इसकी फिजिकल कैरेक्टर्स, या फिर अपन बात करें कि इसकी जो है वो कैरेक्टर्स क्या होती हैं, किस तरीके से इसका शरीर पाया जाता है।
तो जो देसी या भारतीय गायें होती हैं उनमें कुबड़ पाया जाता है, कुबड़ उपस्थित होता है। कुबड़ को हम्प कहा जाता है। तो ये जो है वो हम्प ब्रीड होती है, हम्प पाया जाता है, हम्प्ड ब्रीड के नाम से इसे जाना जाता है, या हम्प इनमें पाया जाता है। हम्प क्या होता है, इस तरीके से जो पीठ होती है वो उभार लिए हुए होती है, जबकि विदेशी नस्लें होती है वो बिल्कुल समतल सपाट आकार की होती है इस तरीके से, जबकि जो गाय की देसी नस्लें होती हैं उनमें इस तरीके से कुबड़ पाया जाता है। जैसे ऊंट के बारे में तो सब जानते होंगे, ऊंट होता है वो क्या होता है, उसके शरीर के ऊपर कुबड़ पाया जाता है। वो क्या करता है, रेगिस्तान के अंदर उसके तापमान को मेंटेन करता है ताकि आसानी से वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो अपने पूरे भारत की स्थिति जलवायु जो कंडीशन है वो कैसी है, इसी तरीके से है कि यहाँ पर कभी किसी सीजन में ज्यादा गर्मी पड़ती है, किसी सीजन में ज्यादा ठंड पड़ती है। तो सभी तरह के ताप को नियंत्रित करने के लिए जो भारतीय नस्लें हैं उनमें क्या पाया जाता है, ये कुबड़ पाया जाता है, जो क्या करता है, उनके तापमान को नियंत्रित करता है और यहाँ की जलवायु के अनुकूल उनको रहने की परिस्थिति के अनुसार जो है इनको सर्वाइव करने की शक्ति देता है। इसी के लिए इसमें अपन देखते हैं कुबड़ उपस्थित होता है। अब बात करें, इसको कुछ जो है वो अलग से इसको नाम दिया गया है, इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कोई भी आप अमेरिकन बुक्स पढ़ते हैं, छोटे बच्चों के आपने देखा होगा आजकल सब तरह की लैंग्वेज में बुक आती है। जब अपन पढ़ते थे तब तो अपने दो ही लैंग्वेज की बुक आती थी, सॉरी एक ही लैंग्वेज की बुक आती थी। एक तो उसके अंदर जो है वो इंग्लिश थी, तो इंग्लिश ही आती थी, या तो अमेरिकन आती थी या ब्रिटिश आती थी, तो इस तरह की आती थी। आजकल जो है वो यूरोपियन और अलग अलग तरह की अमेरिकन, इन सब की अलग अलग लैंग्वेज की बुक्स आती हैं, जिनके अंदर आपने देखा होगा गाय को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो वो किस नाम से जानते हैं, तो इसके अंदर बात करें अपन, जो यूरोपीय देश होते हैं, यूरोपीय देशों में, यूरोपीय देश कौन कौन से हैं, तो यूरोपीय देश है, रूस है, कनाडा है, जर्मनी है। यहाँ पर ये जो है यूरोपीय देश कहलाते हैं। यहाँ पर इस नस्ल को, देसी या भारतीय गाय को जेबू गाय के नाम से जाना जाता है, जेबू के नाम से जाना जाता है, ZEBU इस नाम से इसको जाना जाता है। आप देखना कई बुक्स आपको मिलेगी, कई ऐसे डिक्शनरी मिलेगी जिसके अंदर काऊ को काऊ नहीं कहा जाकर क्या कहा जाएगा, जेबू कहा जाता है। तो इस नाम से इसे जाना जाता है। याद रखना आपको, आगे जब आप बहुत ही अच्छे लेवल पर जाएंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तब आपको पढ़ने को मिलेगा इसका जेबू नाम से इसे जाना जाता है। फिर आगे अपन बात करें इसके अलावा और क्या जाना जाता है इसको, तो अमेरिका में ये नस्ल है, अमेरिका में क्या नाम से जानी जाती है, अमेरिकन जो नस्लें हैं या विदेशी नस्लें हैं उसका अपने को पता है भारतीय गायों से बहुत ही ज्यादा दूध उत्पादन होता है, डबल से भी ज्यादा होता है। तो वो लोग क्या सोचते हैं, यहाँ की गाय सिर्फ इतना ही दूध देती है कि 1 कप चाय बना सकते हैं, इसीलिए उन्होंने क्या नाम रख दिया इसका नाम रख दिया टी कप काऊ। क्या नाम रख दिया, टी कप काऊ के नाम से इसे जाना जाता है। तो अपनी जो भारतीय गाय है उसे अमेरिका में टी कप काऊ के नाम से जाना जाता है। ये सिर्फ मैंने आपको ट्रिक बताई है याद रखने के लिए कि वो ऐसा सोचते हैं, बाकी मेरे को नहीं पता है वो क्या सोचते हैं अमेरिकन लोग, लेकिन उन्होंने नाम दिया है इसे टी कप काऊ के नाम से इसे जाना जाता है। और यूरोपीय देश रूस, कनाडा, जर्मनी में से जेबू गाय के नाम से जाना जाता है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सुनील कुमार झुंझुनू राजस्थान से, बहुत अच्छा बेटा, मेरा भी जन्म स्थान झुंझुनू ही है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, देसी या भारतीय गाय है उसके अंदर अपन बात करें, इतनी चीजें जो है अपने को याद रखनी है। वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस, गुणसूत्र संख्या 60, कुल है इसका बोविडी, कुबड़ पाया जाता है। भारतीय यूरोपीय देशों में से जेबू कहते हैं, अमेरिका में टी कप काऊ कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगला जो अपनी नस्ल आती है, दूसरा कैटेगराइजेशन क्या दिया गया है इसे, सॉरी बच्चों थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम
चलिए आ गई लाइट आ गई, बत्ती गुल नहीं हुई है, मीटर चालू हो गया है। चलिए देखिए आप आ गए सब। थोड़ा सा क्या है यहाँ बेटा मौसम खराब है, इसके कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अब जनरेटर चल गया है। अब अपन बात करते हैं टॉर्च जलाओ, लाइट ही आ गई भाई, टॉर्च जलाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के लिए आपको टाइम मिला था, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके इसको। हाँ अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर देखिए विदेशी गाय की अपन बात कर रहे थे। विदेशी गाय की क्या कैरेक्टर्स होती है, क्या इसकी विशेषताएं होती है, क्या इसका साइंटिफिक नेम होता है। तो सबसे पहला अपन बात करें इसके साइंटिफिक नेम की, जूलॉजिकल नेम इसका क्या होता है, तो ये गाय है तो इसके कारण इसको भी क्या कहेंगे, बॉस ही कहेंगे। लेकिन ये इंडिया की नहीं है तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या आता है, तो बोस टॉर्सस के नाम से इसे जाना जाता है। विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम आता है बोस टॉर्सस। फिर बात करें इसके क्रोमोसोम नंबर की, तो सेम ही होती है गुणसूत्र संख्या, कुल भी देसी और विदेशी दोनों के अंदर सेम ही होता है, वो भी डी होता है। तो ये बात हो गई इनकी जनरल जानकारी। अब बात करें इनकी क्या कैरेक्टर ऐसी होती है जो इनको देसी गायों से भिन्न बनाती है, भिन्न दिखाई देती है, ये अपने को अलग ही तरह की दिखाई देती है। तो क्या इनकी शेप कैसी होती है, इनमें कुबड़ अनुपस्थित होता है। आपने देखा होगा जो विदेशी गायें होती हैं उनके अंदर हम्प बिल्कुल नहीं पाया जाता है, इस तरीके से उनके समतल जो है वो इनकी जो है वो ये इस तरीके से इनकी पीठ है वो बिल्कुल समतल ही पाई जाती है, उनमें किसी तरीके से हम्प नहीं पाया जाता है। तो इस तरह के जो पशु होते हैं वो क्या होती है, विदेशी गाय होती है। इससे क्या होगा, ये इनके अंदर विदेशी गायों के अंदर हम्प नहीं पाए जाने के कारण ये भारत की जलवायु के अनुकूल नहीं होती है, या फिर अपन ये कहें कि ये कम गर्मी सहनशील होती है, ये आसानी से यहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकती हैं। इसी के कारण जो है इनके अंदर छोटा सा पॉइंट है, कुबड़ अनुपस्थित होता है। अब अगला अपन बात करें इसके बारे में, ज्यादा कोई स्पेशल कैरेक्टर तो इसकी होती नहीं है, सिर्फ इतनी ही याद रखनी है। अब अपन एक एक करके जो है वो इन नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। पहले देसी नस्लों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अपन विदेशी नस्लों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं इनको किस आधार पर, कैसे जो भारतीय नस्लें हैं, भारतीय नस्लों के बारे में पढ़ रहे हैं, उन भारतीय नस्लों को उपयोगिता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। उपयोगिता के आधार पर भारतीय गायों को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से आते हैं उपयोगिता के आधार पर, क्या क्या उपयोगिता होती है। तो एक तो किस पर्पस से गाय पालते हैं अपन, दूध के पर्पस से पालते हैं, तो वो नस्लें कैसी कहलाती है, दुधारू नस्लें कहलाती है, जिन्हें मिल्च ब्रीड कहा जाता है, इंग्लिश में इन्हें मिल्च ब्रीड कहते हैं। ये इनकी दूध उत्पादन क्षमता अधिक होती है। दूसरी जो नस्लें आती है वो आती है भारवाही नस्लें। भारवाही नस्लें हैं उन्हें क्या कहा जाता है, भारवाही नस्लों को ड्रॉट ब्रीड कहा जाता है या ड्राफ्ट ब्रीड के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इसके अलावा ये भारवाही नस्लें क्या काम में आती हैं, तो नाम से ही पता चल रहा है, भार उठाने के काम में ली जाती हैं, बोझा ढोने के काम में लेते हैं, या इनको एग्रीकल्चर पर्पज से कृषि कार्य में उपयोग में लिया जाता है, जैसे जो है वो जुताई करने के लिए है, गाड़ी खींचने के, इस तरीके से इनसे काम लिया जाता है। फिर बात करें इनके अंदर दुधारू हो गई, भारवाही होगी। अब ऐसी नस्लें जो दोनों पर्पज से पाली जाती हैं, जिनका दोनों ही पर्पज अच्छे होते हैं, उसे द्विप्रयोजनी ब्रीड्स कहा जाता है। द्विप्रयोजनी नस्लों को ड्यूअल पर्पज ब्रीड्स के नाम से जाना जाता है। इनके 2 पर्पज होते हैं, एक तो ये किस काम में ली जाती हैं, इनकी मादा नस्लें हैं वो दूध उत्पादन वाली होती है, अच्छे दूध उत्पादन वाली, और जो नर पशु होते हैं उनको भार उठाने के काम में लाया जा सकता है। इस कारण दोनों पर्पज से काम में ली जाती है। उन नस्लों को क्या कहा जाता है, उन दोनों नस्लों को ड्यूअल पर्पज ब्रीड के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में इनमें से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, हर तरह के एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्न में से दुधारू नस्ल का एग्जाम्पल है, या फिर कोई एक नस्ल का नाम दे दिया, जैसे नागौरी किस तरह की नस्ल है, तो अच्छी भारवाही नस्ल है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे अच्छी द्विप्रयोजनी नस्ल कौन सी है, या निम्न में से द्विप्रयोजनी नस्ल का क्या एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से इनमें से क्वेश्चन सीधे सीधे इनके नाम से ही पूछ लिए जाते हैं, ज्यादा डिटेल तो जाने की जरूरत नहीं है। ड्राफ्ट को ड्रॉट ब्रीड भी कहते हैं, UGST ड्रॉट ब्रीड के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका मतलब होता है ये बाहर उठाने के या बोझा ढोने के काम में आती हैं। अब अपन एक एक करके इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, कौन कौन सी नस्लें हैं, विद ट्रिक अपन इसमें देखने वाले हैं, बहुत ही अच्छी ट्रिक होने वाली है। तो देखिए फर्स्ट अपन बात करते हैं दूध प्रयोजनी नस्लें। दूध प्रयोजनी या मिल्च ब्रीड होती है, इनकी क्या कैरेक्टर होती है, नाम से ही पता चल रहा है। नाम से क्या पता चल रहा है, दूध प्रयोजन, मतलब किस प्रयोजन के लिए पाली जाती है,
दूध उत्पादन के लिए पाली जाती हैं, लेकिन इनकी भार वहन क्षमता कम होती है। इन नस्लों को क्या कहा जाता है? दूध प्रयोजनी नस्लें कहा जाता है। अब इसके अंदर कितनी नस्लें आती है? तो 5 नस्लें आती हैं। पांचों नस्लों को विद ट्रिक अपन एक ट्रिक से याद रखेंगे। तो इसके लिए छोटी सी ट्रिक है, सीसा गिरा दे, सीसा गिरा दे, सीसा गिरा दे। इससे कैसे याद रख सकते हैं? तो देखिए, सीसा गिरा दे से अपनी ट्रिक जो है वो पहली बार मार्केट में आ रही है, तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि इसको कोई भी कॉपी नहीं कर सके। तो देखिए, इसके अंदर अगर कोई कॉपी कर लेगा तो भी इसका मीन्स नहीं बता पाएगा। तो अपन डिस्कस करते हैं इसके बारे में, एक एक करके इसके पॉइंट्स हैं। आसानी से आपको 3 या 4 लाइनों में पूरी नस्लें याद हो जाएगी। आपको बस सिर्फ नाम याद रखने हैं, कौन सी किस कैटेगरी में आती है, ऐसा याद रखने के लिए ट्रिक है। नाम याद रखने के लिए ट्रिक नहीं है। जैसे आप सब लोग याद कर रहे हैं, रूपम है, मनीष है, विजय है, आप सब लोगों के नाम तो मुझे याद है, लेकिन कौन सा कहां से है उसको याद करने के लिए मुझे एक ट्रिक बनानी पड़ेगी। जैसे आप लोगों से पूछ लिया, मैंने कल आपसे पूछा था आप कहाँ कहाँ के हो, तो आप सबने बताया और मैंने याद कर लिया, मैंने एक ट्रिक बनाकर याद कर लिया। तो उससे क्या हुआ, आप लोगों के नाम तो याद हो गए कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से कौन कौन है, लेकिन स्पेशल जगह आपकी याद नहीं हुई। तो वो तो आपको याद रखनी पड़ेगी। एक बार नाम तो आपको सबके याद रखने पड़ेंगे, लेकिन कौन सा कहां से आता है वो ही अपन ट्रिक से याद कर सकते हैं, ताकि अपना क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो देखिए, अपन स्टार्ट करते हैं। सीसा गिरा दे अच्छी सी ट्रिक है, इससे सी से अपन याद कर सकते हैं। पहली नस्ल आती है सिंधी। सिंधी जो नस्ल है उसका पूरा नाम आता है लाल सिंधी, या इसे ही इंग्लिश में रेड सिंधी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि रेड सिंधी दूसरी कोई एक नस्ल है, वो इसी को कहते हैं, रेड सिंधी को ही। तो सी से नाम याद हो गई अपने, सिंधी, लाल सिंधी। दूसरा आता है सा। सा से अपने दूसरी नस्ल आती है, जिससे क्या नाम दिया गया है? साहिवाल नाम दिया गया है, साहिवाल। इस तरह की सारी नस्लें हैं, इनको अपन अभी देखेंगे विद फोटो, अपन इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी नाम देख रहे हैं सिर्फ। तो सेकंड नस्ल आती है सा से साहिवाल। थर्ड अपन बात करें गी। गी से अपने तीसरी नस्ल आती है गिर। तीसरी नस्ल आती है, उसका नाम आता है गिर। और फोर्थ आती है रा। रा से आती है राठी। राठी, रा से राठी नस्ल है। राठी नस्ल कहाँ किसकी है? ये भी दुधारू नस्ल है, राजस्थान की प्रमुख। और दे से आती है, 5वें नंबर पे आती है देवनी। ये 5 नस्लें हैं। पांचों नस्लों को विद ट्रिक अपन ने सीधा सीधा देख लिया है। एक बार सारे नाम आपको 5-7 बार पढ़ोगे एक साथ रख के उन नामों को, तो याद हो जाएंगे नाम। लेकिन कौन सी किस में आई है, कहीं ऐसा तो नहीं हो एग्जाम में पूछा के जाए मुर्रा किसकी नस्ल है, तो आप करके आ जाओ गाय की नस्ल है। तो ऐसा नहीं हो, आपके साथ इस तरह की अनहोनी नहीं हो, ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं हो, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उन नस्लों को तो याद कर लिया, आपको पता तो है कि है तो किसी न किसी पशु की, लेकिन गाय की दुधारू कौन सी है, तो उसको याद रखने के लिए एक छोटी सी लाइन है, ये आपको याद रखनी है। इससे आसानी से 5 नस्लें आप याद कर सकते हैं। तो ये 5 नस्लें हो गई, सी से संधि, सा से साहिवाल, गी से गिर, रा से राठी, दे से देवनी। अब बात करते हैं नेक्स्ट है भारवाही नस्लों की। अब एक बार अपन पहले नस्लों के नाम पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक एक करके उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब अपन बात करें, अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप क्लास में तो इतने जने हो 350, लेकिन लाइक इतने कम क्यों आ रहे हैं भाई? चलो जल्दी से वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, ताकि मैं और ज्यादा एनर्जी के साथ आपको पढ़ा सकूं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। मोरपाल, KS के ऑफिशियल, मनीष, चलिए सीसा गिरा दे, KS के, मोनिका, मीना, देवेंद्र, जल्दी से बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा जल्दी से लाइक कर दो। अभिषेक, विजय, रूपम, मोरपाल, गन्नू सालवी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं मैम। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करने में ज्यादा हर्ज नहीं होना चाहिए आपको, जल्दी से लाइक कर दीजिए, सिर्फ एक ही क्लिक करना है। बहुत अच्छा, लॉर्ड ऑफ अफेक्शन, राजधानी से प्रणाम, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए देखिए, अब अगला देखते हैं भारवाही नस्लें। भारवाही नस्लों की 14 नस्लें हैं। उन 14 नस्लों को कैसे 2 ट्रिक से अपन आसानी से याद रख सकते हैं। बहुत ही सुंदर ट्रिक है अपनी, आसानी से उनके नाम अपन याद रख सकते हैं। तो फर्स्ट ट्रिक आती है, माँ मैं राखी पवार के साथ, माँ मैं राखी पवार के साथ गंगानगर ना जाऊं, पवार के साथ गंगानगर ना जाऊं। छोटी सी ट्रिक है लेकिन बहुत ही सुंदर ट्रिक है, आसानी से आपको याद हो जाएगी। माँ मैं राखी पवार के साथ गंगानगर ना जाऊं, ऐसी ट्रिक से आप आसानी से इसमें कुछ नस्लों के नाम याद रख सकते हैं। तो देखिए एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट बात आती है माँ। माँ से आती है मालवी। माँ से कौन सी नस्ल आती है?
मालवी। मालवी जो है वो गाय की अच्छी भारवाही नस्ल मानी जाती है, जो राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में इसका वितरण स्थान माना जाता है। फिर आती है खी। खी से अपनी दूसरी नस्ल आती है खिल्लारी। खी से आती है खिल्लारी। ये नस्लों के नाम ऐसा नहीं है कि मैम ये तो अपने सिलेबस में तो है लेकिन हमने तो कभी नाम ही नहीं सुना, आप इतना डीपली क्यों पढ़ा रहे हो? बच्चों, आजकल एग्जाम का लेवल बहुत ही बढ़ गया है। लास्ट ईयर आपने देखा होगा आईसीआर का एग्जाम था, उसमें एक भी नस्ल का नाम नहीं छोड़ा है। हर एक नस्ल से क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो अपने डिटेल में सिलेबस में हो या नहीं हो। तो इसलिए अपने को नाम सबके याद रखने हैं। आजकल बहुत ज्यादा एग्जाम का लेवल बढ़ गया है, तो इसके लिए अपने को सारे नाम याद रखने होंगे। तो देखिए, फिर सेकंड नस्ल हो गई दूसरी खिल्लारी। थर्ड जो नस्ल आती है वो पंवार। पंवार नाम से ही नस्ल है, इसका नाम ही पंवार है, वही ट्रिक में आ रहा है, तो आसानी से तीसरी नस्ल आ गई पंवार। फिर फोर्थ आती है, चौथी नस्ल आती है कैनकथा। चौथी नस्ल आती है कैनकथा। अगला अपन बात करते हैं गंगानगर से आती है गंगतीरी। गंगानगर से आती है गंगतीरी, ये गंगतीरी नस्ल है। और फिर ना से आती है छह, सबसे इंपॉर्टेंट नस्ल है, सबसे अच्छी नस्ल है गाय की भारवाही नस्लों में। सबसे बढ़िया नस्ल की बात की जाए, सबसे अच्छी, सबसे ज्यादा बैल जिसके सबसे ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं, वो कौन सी नस्ल होती है? नागौरी नस्ल होती है। बहुत अच्छा मैम, इंडिया की सबसे ब्यूटीफुल ब्रीड। थोड़ा सा सब्र रखो, धीरे धीरे करके सारी चीजें आपको बताऊंगी मैं। अब देखिए, ये तो अपन ने कुछ नस्लें याद कर ली, मैंने बताई 14 नस्लें हैं, जिनमें से 6 नस्लें एक लाइन से याद हो गई। अब दूसरी नस्लें कैसे याद रखेंगे? तो दूसरी नस्लों के लिए अच्छी सी ट्रिक है, और अच्छी ट्रिक है। अमृतसर में आतंकवादियों से, क्योंकि बॉर्डर एरिया पर आता है अमृतसर, तो इसी कारण यहाँ पर आतंकवादी हमले ज्यादा होते हैं, तो इसी से याद रखना है। अमृतसर में आतंकवादियों से खैरीगढ़ के हाल बुरे हैं। खैरीगढ़ गांव है, खैरीगढ़ के हाल बुरे हैं। ये ऐसी सुंदर सी ट्रिक है जिससे आप आसानी से बाकी के बचे हुए सारी नस्लें इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो देखिए कैसे। सबसे पहले जो अपना आता है अमृतसर आता है। अमृतसर से क्या याद होगा अपने? तो अमृत से आती है अपनी एक नस्ल आती है, 6 नंबर के बाद नेक्स्ट आती है 7वें नंबर की नस्ल आती है अमृत महल। क्या नाम आता है उसका? अमृत महल एक ऐसी नस्ल है जिसे जो है वो अमृतसर से याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आती है आ से अपनी नेक्स्ट नस्ल आती है 8वें नंबर की नस्ल आती है आलमबादी। 8वें नंबर पर आ रही है और आ से ही नाम शुरू हो रहा है, और आतंकवादियों में भी आ से आ रही है, तो आसानी से याद रख सकते हैं आलमबादी। आलमबादी नस्ल लगता ही ऐसे, इसका शरीर भी ऐसा विशालकाय है, लगता ही जैसे आलमबादी जैसी लगती है। अभी फोटो भी अपन देखेंगे इसकी। फिर नेक्स्ट आती है वादियों में व से आती है वैचूर। वैचूर गाय की बहुत ही सुंदर नस्ल है। सुंदर का मतलब यहाँ पर सबसे बोनी नस्ल आती है, इसे मिनिएचर गाय के नाम से जानते हैं, केरला की नस्ल है। फिर नेक्स्ट आती है खैरीगढ़। खैरीगढ़ नाम ही नस्ल का खैरीगढ़ है। क्या नाम है? खैरीगढ़ है, तो उसे आसानी से खैरीगढ़ से ही याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आती है 11 नंबर की नस्ल, के से 11 नंबर की नस्ल आती है कंगायम। अगली नस्ल आती है कंगायम। फिर नेक्स्ट आती है हाल। हाल से 12 नंबर की नस्ल आती है हल्लीकर। हाल से अपने नस्ल आती है हल्लीकर। फिर नेक्स्ट आती है बुरे से। बुरे से जो है किधर लिखे हैं, इधर आ जाती है, देखो 13 नंबर, ध्यान से पढ़ लेना। बुरे से आती है बरगुर। बरगुर ये तमिलनाडु की नस्ल है से आती है हिसार। है से आती है हिसार। हिसार नस्ल को हरधेनु के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से पूरी 14 की 14 नस्लें हैं। 2 ट्रिक से अपन ने आसानी से याद रख लिया है, इनको 2 ही लाइन याद रखनी है, और इस तरीके से आप आसानी से इनको याद रख सकते हैं। पूरी की पूरी नस्लें एक साथ 2 लाइन में आपके आ गई है, सिर्फ नाम याद रखना है। आसानी से इनको विद ट्रिक भारवाही नस्लों के नाम से याद कर सकते हैं। सबसे ज्यादा कौन सी नस्ल पूछी जाती है? सबसे ज्यादा जो आएगी, अभी फोटो जब आएगी तब उनके बारे में विद कैरेक्टर बताऊंगी आपकी कि कौन सी किस एग्जाम में पूछी गई है और कौन सी आगे पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, सारी चीजें बताऊंगी। अभी फोटो देख के बताऊंगी, अभी अपन जो है वो नाम याद कर रहे हैं। अगला अपन बात करें, थोड़ा सा नाम अपने को नॉन हो जाए, नाम से अपन नॉन हो जाए कि ये गाय की ही नस्ल है, तो आगे अपन जब फोटो देखेंगे तो एक बार वापस से अपने को रिवाइज हो जाएगी, याद हो जाएगी। चलिए अब अपन बात करते हैं द्विप्रयोजनी नस्लों की। आगे अपन बढ़ते हैं थोड़ा सा। द्विप्रयोजनी नस्लें हैं जिन्हें ड्यूअल पर्पस ब्रीड कहते हैं।
ड्यूअल पर्पस ब्रीड है, ये कौन कौन सी होती हैं, कैसी नस्लें होती हैं, कैसे उनको आसानी से याद कर सकते हैं। तो इसके लिए जो ट्रिक है वो ट्रिक बताती हूँ मैं आपको, आसानी से इसको अपन याद रख सकते हैं। तो ट्रिक है अपनी, देखिए इसके लिए ट्रिक है, द्विप्रयोजनी नस्लें हैं वो कहाँ से आती हैं, तो देखिए हरि से याद कर सकते हैं। हरि कृष्णा थारा गांव सिरडी में कान्हा, गांव का नाम सिरडी में कान्हा आवे, आसानी से इसको याद कर सकते हैं इस नस्लों को। तो कैसे याद रख सकेंगे, थोड़ी सी मारवाड़ी ट्रिक है। कह रहे थे कि मैम आप मारवाड़ी हो, मारवाड़ी नहीं बोलते हो, तो जैसे अपन नहीं बोलते हैं कि भाई बोलते हैं कि थारो नाम के है, तो इस तरीके से अपन बात करें तो थारो नाम क्या है, तो इससे अपन देख सकते हैं कि थारा हरि कृष्ण थारा गांव में शिरडी में कान्हा आवा है, तो ऐसे ही अपने को ट्रिक याद हो जाएगी। अब अपन बात करें इसके अंदर कौन कौन सी नस्लें हैं जो अपने इसके अंदर आती हैं, तो कैसे अपन इनको याद कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट बात करते हैं हरि कृष्ण, हरि से आती है, हरि नाम से अपनी नस्ल है, पहली नस्ल है, सबसे अच्छी नस्ल है हरियाणवी, हरि से आती है हरियाणवी, हरियाणा के नाम से भी इसे जाना जाता है और हरियाणवी के नाम से भी इस नस्ल को जाना जाता है। मैम मेवाती, निमाड़ी, कांकरेज, हरियाणा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा बता रहे हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन कृष्णा, कृष्णा से दूसरी अपनी नस्ल आती है कृष्णा वेली, कृष्णा वेली, वेली जो है उसे इंग्लिश नाम है, इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, घाटी कहा जाता है, तो कृष्णा वेली को कृष्णा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। फिर नेक्स्ट आती है था से आती है अपने तीसरी नस्ल आती है थार पारकर, था से आती है थार पारकर, थार पारकर सबसे अच्छी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट द्विप्रयोजनी नस्ल आती है। कई बार एग्जाम में अपन देखें कि मोस्टली एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे अच्छी द्विप्रयोजनी, सबसे अच्छी दुधारू, सबसे अच्छी भारवाही, ये तीन क्वेश्चन तो फिक्स हैं। 4 एग्जाम होंगे साल में, चारों में से किसी न किसी एक एग्जाम में तो जरूर आती है। ये आ गई थार पारकर। फिर फोर्थ की बात करते हैं, चौथे नंबर की नस्ल आती है थार पारकर के बाद में राठ, थोड़ा सा ध्यान से याद रखना, राठ और राठी दोनों अलग अलग नस्लें हैं। राठ ही नस्ल थी वो गाय की दुधारू नस्ल थी, और राठ नस्ल है वो गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल में आती है। अब अपन बात करें गांव से, गांव से कौन सी नस्ल आती है, 5वें नंबर की आती है गावलाव, कौन सी आती है, गावलाव। फिर नेक्स्ट आती है सिर से आती है सीरी, सिर से अपने नस्ल का नाम आता है सीरी, सीरी नस्ल है। अगली आती है डी से आती है डांगी, डी से डांगी, डांगी नाम से एक नस्ल है, ये नस्ल आती है, थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, डांगी। फिर नेक्स्ट 7 हो गई। अगला आता है मे से आती है अपने 8वें नंबर की नस्ल मेवाती, मे से आती है मेवाती नस्ल, मेवाती नस्ल है वो राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिलों में पाई जाती है, वैसे इसका उत्पत्ति स्थान एमपी में आता है, मेवात क्षेत्र। फिर नेक्स्ट बात करें कहाँ से आती है, का से अपने 9वें नंबर की नस्ल आती है कांकरेज, का से नस्ल आती है कांकरेज, कांकरेज भी बहुत अच्छी नस्ल है द्विप्रयोजनी नस्लों में। ना से आती है 10वें नंबर की निमाड़ी, ना से आती है निमाड़ी, निमाड़ी के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इन थार पारकर, हरियाणवी और कांकरेज के बाद में अगर सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट ब्रीड आती है वो आती है अंगोल, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, अंगोल किस पशु की नस्ल है, अंगोल गाय की कैसी नस्ल है, दुधारू है, भारवाही है या द्विप्रयोजनी है। या फिर पूछा जाता है अंगोल का उत्पत्ति स्थान, लास्ट ईयर तो इसका उत्पत्ति स्थान ही पूछ लिया था, आईसीआर 2020 में मैं कह रही हूं एक भी ऐसी नस्ल नहीं है जिसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो, क्योंकि बहुत सारे पेपर हुए थे, 6 पेपर हुए थे, तो 6 पेपर के अंदर 2-3 क्वेश्चन आए थे, और वो क्वेश्चन भी इस तरीके से थे, मतलब जो है उनके अंदर कथन कहानी वाले जो क्वेश्चन थे उनके अंदर पूरे की पूरी जो नस्लें थी उनके बारे में पूछ लिया गया था। तो सारी नस्लें एक एक करके अपन देखेंगे कि कौन सी नस्ल से क्या क्वेश्चन पूछा गया है। ये इतने नाम है, 11 नाम है जो द्विप्रयोजनी नस्लों में आते हैं। इसके अलावा अदर और कई तरह की ब्रीड्स आती है, लेकिन ज्यादा ब्रीड्स हैं उनके बारे में अपन डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। जो मेजर डिजीज थी वो मैंने यहाँ पर आपको सारी तरीके की डिजीज बता दी है, तो इस तरीके से आप आसानी से इनको याद कर सकते हैं। अगर अच्छा लग रहा हो, महादेवपुरी किस नस्ल को बोलते हैं मैडम जी, महादेवपुरी देखो थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। आप कई तरह की बुक्स पढ़ते हैं, कई तरह की बुक्स आती है, अलग अलग ऑथर्स आते हैं जो अपनी बुक को थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए, जैसे NBAGR संस्था है या फिर NDRI है, इन्होंने क्या किया है,
हर तरह की ब्रीड है, उनकी कुछ स्पेशल कैरेक्टर है वो बता दिए कि इतनी इतनी कैरेक्टर है। जैसे कोई गाय का रंग काला है, उसका दूध 1500 लीटर है, सींग उसके जो है वो जलेबी आकार के, इस तरह की कोई कैरेक्टर बता दी। लेकिन वो सारी कैरेक्टर सभी चीजों में सेम ही होती है, लेकिन अलग अलग ऑथर क्या करते हैं, अब सबकी बुक के अंदर अगर सेम मैटर होगा तो उनको पढ़ेगा कौन। तो अपनी बुक को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, थोड़ा अच्छा बताने के लिए कोई एक पर्टिकुलर उनकी जो स्थानीय विशेषता होती है वो भी बता देते हैं। तो इस तरीके से बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे भाई ये कैरेक्टर कहाँ से आ गई है, अच्छी कैरेक्टर बताइए, इसने बहुत नई चीजें बताई है, तो अपन इस बुक को खरीद लेते हैं। तो ये उनका एक प्रलोभन होता है, जो बुक के ऑथर होते हैं उनका प्रलोभन है अपनी बुक को बेचने के लिए। तो आप इन अनावश्यक चीजों पर ध्यान नहीं देकर जो मेजर चीजें हैं, स्पेशल चीजें हैं, सिर्फ उन्हीं पे ध्यान दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा चीज कम टाइम में आप याद रख सकें और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप अटेंड कर सके एग्जाम में। तो इसीलिए मैं आपको जो मेन मुद्दे की बात है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप्स होते हैं, सिर्फ वही चीज बताने वाली हूँ। अब अपन एक एक करके अपनी जो ब्रीड्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या उनकी कैरेक्टर्स हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। पुष्पेंद्र कह रहे हैं मैम जीके की क्लास बेटा जैसे ही होगी आप लोगों को बता दिया जाएगा। आई एम वाटर। चलिए अब अपन बात करते हैं, अब अपन एक एक करके इन नस्लों के बारे में डिस्कस करें। उससे पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए भाई। मेरी बीएससी यहाँ एमपीयूटी से ही है। चलिए अब बात करते हैं अपन। अब देखिए गिर नस्ल के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले अपन एक एक करके दुधारू नस्लें, फिर भारवाही और फिर जो है वो द्विप्रयोजनीय नस्लों के बारे में देखेंगे। सिर्फ उन्हीं नस्लों का डिटेल में डिस्कस करेंगे जो अपने सिलेबस के अंदर हैं। बाकी नाम अपन ने सभी के देख लिए हैं विद ट्रिक। अब बात करते हैं अपनी गिर नस्ल। गिर नस्ल जो है वो क्या है, उसकी क्या कैरेक्टर्स होती है, क्या उसके अदर नाम दिए गए हैं, तो अलग अलग जगह पर उसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। उनमें से कुछ विशेष नाम होंगे, सिर्फ उनके बारे में अपन देखेंगे। तो गाय की जितनी भी नस्लें होंगी उनके अंदर क्या क्या चीज अपन पढ़ने वाले हैं एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। पहला तो उनके अंदर अपन देखेंगे उनके अदर नेम क्या होते हैं, अन्य किस नाम से उन नस्ल को जाना जाता है। कोई भी नस्ल होगी, आगे जितनी भी नस्ल होगी उनको अपन 3-4 स्पेसिफिक पॉइंट होंगे उनसे डिस्कस करेंगे। फिर उसके जो है वो ओरिजिन प्लेस क्या है, उत्पत्ति स्थान क्या आते हैं। उसके बाद उनका वितरण स्थान क्या है, कहां पर वो अपने उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ओरिजिन प्लेस के अलावा वो और कहां पर पाई जाती है। जैसे मैं हूं तो कहीं की, लेकिन पाई या उदयपुर में जा रही हूं, तो ये मेरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेस है, मेरा वितरण स्थान है। तो यही चीज आपके यहाँ पर आती है इस नस्लों के अंदर। है तो ये जैसे मान लो गुजरात की, लेकिन पाई राजस्थान में जा रही है, तो वो क्या है, उसका वितरण स्थान है, डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। सोनू सर की आज क्लास नहीं लगेगी बेटा, जब भी लगेगी आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा। चलिए अब देखते हैं, आज की क्लास को कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विशेषताएं। कैरेक्टर क्या होती है, ये कैरेक्टर के अंदर सिर्फ अपन स्पेशल कैरेक्टर ही याद रखेंगे। जैसे सभी गाय की नस्लों के अंदर 4 पैर होते हैं, 2 आंखें होती हैं, 2 सींग होते हैं, 2 कान होते हैं, 1 पूंछ होती है, इस तरह की जानकारी एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। ये सारी कॉमन चीजें होती हैं। एग्जाम में क्या पूछते हैं, स्पेशल पॉइंट पूछते हैं। जैसे सभी तरह की नस्लें हैं गाय की, वो काली होती है, लेकिन कोई एक नस्ल लाल रंग की होगी तो वो क्या होगी, उसकी एक स्पेशल कैरेक्टर होगी। सभी तरह की गाय की नस्लें हैं, उनके सींग जो है वो नॉर्मल सींग हो गए। कोई एक ऐसी नस्ल हो गई जिसके सींग अलग तरीके के मुड़े हुए हंसी आकार हो गए, तो उसकी अलग कैरेक्टर हो गई। तो इस तरीके से जो अलग कैरेक्टर होगी वही अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इसके अंदर विशेषताएं अपन पढ़ेंगे। उसके बाद उनका उत्पादन कैसा है। जैसे जो दुधारू नस्लें हैं उनका उत्पादन तो दूध उत्पादन है, उनका मिल्क प्रोडक्शन पर लैक्टेशन पीरियड कितना है, एक ब्यात काल में कितना दूध उत्पादन है। जबकि भारवाही नस्लें हैं उनके अंदर कैसी भारवहन क्षमता है, उनकी अच्छी है या फिर जो है वो मीडियम क्वालिटी के हैं, इस तरह के वो चीजें जो है वो उनकी भारवहन क्षमता कहलाती है। तो ये चीजें क्या कहलाती है, उत्पादन क्षमता कहलाती है। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर फर्स्ट, पहले बेटा अपन पूरा अपना जो कोर्स है उसको कर लेते हैं क्लियर। उसके बाद मैं आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करा दूंगी और उसके बाद बुक भी आपको बता दूंगी कि कौन सी बुक है वो आपको प्रेफर करनी चाहिए। तो चलिए देखिए इसके अंदर अब अपन बात करते हैं गिर नस्ल के बारे में, अन्य इसके क्या नाम होते हैं। तो चलिए सबसे पहला बात करते हैं गिर नस्ल के अन्य नामों की। अन्य क्या नाम होते हैं, तो इस गिर नस्ल को काठियावाड़ी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, काठियावाड़ी, या फिर इसे अजमेरी के नाम से, या फिर रैंडी के उपनाम से, रैंडी या रैंडा के नाम से भी जाना जाता है।
इसके अलावा इसे देसान के नाम से जाना जाता है और भामान के नाम से भी इसे जाना जाता है। इन सब नामों से इसे जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्या इसकी ऐसी कैरेक्टर होती है, क्या स्पेशल पर्टिकुलर पाए जाने वाले स्थान के अनुसार इसको जाना जाता है, तो अपन बात करते हैं। तो देखिए पहले अपन इनके ये दोनों चीजें देख लेते हैं जिससे अपने को आसानी रहेगी इनको याद करने में, इनके अदर नेम को याद करने में। तो उत्पत्ति स्थान है इसका गुजरात के अंदर आता है। गुजरात के काठियावाड़ के गिर जंगल है, वहां पर ये नस्ल मुख्य रूप से पाई जाती है। काठियावाड़ गिर जंगलों के अंदर इस नस्ल का मुख्य उत्पत्ति स्थान माना जाता है। अब एक बात और बता दूं, और किस नस्ल का गुजरात का काठियावाड़ का गिर जंगल है? 11th क्लास के बच्चे, 12th क्लास के बच्चे, जेट, ICR, BHU, AO, WO, सुपरवाइजर, सभी एग्जाम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब के लिए बेनिफिशियरी क्लास है, या सब लोगों के लिए बेनिफिशियल है, सभी इसको पढ़ सकते हैं, सभी के लिए अच्छी है ये क्लास। अब अपन बात करें इसके अंदर वितरण स्थान की। वितरण स्थान कहां पर है? तो ये नस्ल है राजस्थान के अजमेर व भीलवाड़ा में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? अजमेर व भीलवाड़ा में पाई जाती है। देखिए अब इन दोनों से अपन जो है इनके अन्य नामों की बात करते हैं। तो सबसे पहला इसको नाम दिया काठियावाड़ी। काठियावाड़ी क्यों कहा गया? क्योंकि इसका उत्पत्ति स्थान काठियावाड़ की गिर जंगल है, इसी के कारण इसको क्या नाम दे दिया गया? काठियावाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अजमेर के अंदर इसका वितरण स्थान पाए जाने के कारण इसे अजमेरी के नाम से भी जाना जाता है। तो पर्टिकुलर जगह के नाम से इनको नाम दिया गया है काठियावाड़ी और अजमेरी। अब ऐसा नहीं है कि मैम इसका जो वितरण स्थान है वो भीलवाड़ा भी है तो इसे भीलवाड़ी भी कह देंगे क्या? ऐसा नहीं है, इसे भीलवाड़ी के नाम से नहीं जाना जाता है, सिर्फ अजमेरी और काठियावाड़ी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं रैंडी के नाम से क्यों जाना जाता है? तो राजस्थान में इस नस्ल को रैंडी के उपनाम से जाना जाता है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, गाय की गिर नस्ल को राजस्थान में किस उपनाम से जाना जाता है? तो रैंडी के उपनाम से इसे जाना जाता है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट आता है देसान। देसान पर्टिकुलर जगह के नाम से इसको नाम दिया गया, कोई स्पेशल रीजन नहीं है। अगला अपन बात करते हैं भामान क्यों कहा गया है? तो ब्राजील के अंदर इस नस्ल के कुछ पशु जो है वो अधिक दूध उत्पादन के लिए पाले जाते हैं। ब्राजील के अंदर गिर नस्ल के पशु है, कुछ पशु अधिक दूध उत्पादन के लिए पाले जाते हैं और वहां पर इस नस्ल को भामान के नाम से जाना जाता है। इतना आपने को याद रखना है। ये तो बात हो गई इसके अन्य नामों से रिलेटेड, अदर नाम। अब अपन बात करें उत्पत्ति स्थान, तो गुजरात का काठियावाड़ के गिर जंगल। एक साथ सारी नस्लें पढ़ने के बाद उनको एक एक करके नस्लों के नाम लिखना, एक साइड उनके उत्पत्ति स्थान नाम लिखना, तो आसानी से एक लाइन में अगर अपन उन सबको देखेंगे तो याद हो जाएंगे, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट आता है राजस्थान का अजमेर व भीलवाड़ा जिला वितरण स्थान माना जाता है। अब बात करते हैं इसकी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स की क्या होती है। तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या होती है इसकी? इसके कान है वो पेड़ के पत्तों के समान लटके हुए होते हैं। पेड़ के पत्तों के समान लटके हुए होते हैं, पेड़ के पत्तों के समान लटके हुए। तो इस तरह के कान है इस नस्ल के पाए जाते हैं। यहाँ कह सकते हैं अपन पत्तीनुमा कान किस गाय की किस नस्ल की प्रमुख विशेषता है? तो गिर नस्ल की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। इसके अलावा जो काठियावाड़ी नस्लें होती हैं उनका ये जो नाम है, वो जो काठियावाड़ी नस्लें हैं उनके जो विशेषताएं होती है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर होती है। जैसे भैंस की नस्ल है जाफराबादी, वो भी काठियावाड़ में पाई जाती है, उत्पत्ति स्थान भी उसका काठियावाड़ है। और गाय की गिर नस्ल है वो भी काठियावाड़ में पाई जाती है। इन दोनों ही नस्लों की क्या कैरेक्टर होती है कि इनके अंदर क्या होता है, इनका जो माथा होता है वो चौड़ा एवं उभरा हुआ पाया जाता है, ब्रॉड फॉरहेड होता है। कैसा होता है? ब्रॉड होता है, इस तरीके से उभरा हुआ पाया जाता है। माथा चौड़ा व उभरा हुआ इस नस्ल की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। तो ये इसकी कैरेक्टर हो गई। अब अगली अपन बात करते हैं और क्या कैरेक्टर होती है। तो और कैरेक्टर देखिए इसकी, इस नस्ल का रंग है वो लाल होता है, कभी उस पर सफेद धब्बे पाए जा सकते हैं, कभी नहीं भी पाए जा सकते हैं। तो रंग है वो लाल है, काले व सफेद धब्बे युक्त। लाल रंग, काले व सफेद धब्बे युक्त, मतलब ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि पाए जाए या नहीं पाए जाए। तो इस तरीके से आसानी से याद रख सकते हैं। ये तीन चीजें हैं जो इसमें याद रखने वाली हैं। इसका ये उपनाम है, राजस्थान में जाना जाता है रैंडी उपनाम से, लिख लेना, ब्राजील में भामान के नाम से, और ये सब जगह के नाम से इनको नाम दिए गए।
तो इस तरीके से इनकी कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर, इतनी ही कैरेक्टर आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं इसके प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन क्या होता है इस नस्ल का, तो जो गिर नस्ल की गाय होती है, एमपी का मतलब यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन है, मध्य प्रदेश नहीं है, ठीक है। एमपी का मतलब मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है, तो पर लैक्टेशन पीरियड इसका मिल्क प्रोडक्शन है वो 1500 से 2000 लीटर प्रति ब्यात होता है। ज्यादा कोई विशेष नहीं है याद रखने की बात इसके अंदर, क्योंकि जो दुधारू नस्लें होती है उनका एवरेज दूध उत्पादन 1500 से 2000 लीटर ही होता है। क्लास अच्छी लग रही हो तो बेटा सुनील कुमार बहुत अच्छा, सच में आप मैम बहुत सुंदर पढ़ाते हो, चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा, थैंक यू। आप सब लोगों का प्यार यूं ही मिलता रहा तो बहुत अच्छा जो है वो अपना कोर्स है, बहुत अच्छे और सिस्टमेटिक तरीके से अपन पूरा करेंगे। साथ का साथ नोट्स बना रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा नोट्स बनाते रहिएगा। और कोई चीज अगर कहीं से मिल जाए तो आपको ऐड कर लीजिएगा, वैसे बहुत कम चांस है, 1% चांस है जिसमें आपको और कहीं से और अदर कोई स्पेशल चीज मिलेगी। सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट लिखवा दूंगी, तो ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको कहीं और से पढ़ने की। हाँ, ये हुआ 1500 से 2000। सभी तरह की दुधारू नस्लों का दूध उत्पादन 1500 से 2000 ही होता है। जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है वो साहिवाल का होता है। तो एक बार अपन सारी चीजें एक साथ लिख लेते हैं हर नस्ल में, फिर एक साथ में कॉमन चीजें होंगी वो एक बार बता दूंगी ताकि आपको ज्यादा याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें फैट परसेंटेज कितना होता है, तो दूध में वसा है वो 4.5% होती है, 4.5% पाई जाती है। ये अपने गाय की गिर नस्ल है, ये इसकी स्पेशल कैरेक्टर होती है। चितकबरा रंग, मैंने बताया आपको अलग अलग तरह की बुक्स हैं, अपनी बुक को और इफेक्टिव बनाने के लिए क्या करेंगे, उसको अलग तरीके से जो है उसमें कुछ एक नया अक्षर ऐड कर देंगे। जैसे पर्टिकुलर एक जगह पर, स्थानीय जगह पर उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो आपको आसानी से पता चल रहा है इसका रंग काल लाल होता है, इस पे कभी सफेद धब्बे या कभी काले धब्बे इस तरीके से पाए जाते हैं तो उसे चितकबरा ही कहेंगे, कोई और जेबरा धारीदार तो उसे कहेंगे नहीं। तो सीधी सी बात है, चितकबरा रंग भी इसी नस्ल का होगा। तो आसानी से इनको अपने, अगर अपन थोड़ा सा अपन उस जो पॉइंट है उसको ध्यान से देखेंगे तो जो भी इस तरीके के अदर क्वेश्चंस होते हैं वो सारे अपने उस पॉइंट से सॉल्व हो जाएंगे। तो थोड़ा सा आप इन पॉइंट्स को भी गौर लगा के पढ़िएगा। तो ये अपना जो है वो इस तरीके से याद रख सकते हैं गिर नस्ल के बारे में। फर्स्ट अपनी नस्ल कंप्लीट होती है गिर नस्ल। मैडम क्लास की पीडीएफ मिलेगी क्या? रोज पीडीएफ जो है वो रॉयल इंस्टीट्यूट का रॉयल इंस्टीट्यूट का टेलीग्राम चैनल है उस पर अपलोड हो जाती है। टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट नस्ल की। नेक्स्ट अगली नस्ल आती है, दूसरी नस्ल है, 5 नस्लों में से एक नस्ल अपन ने पढ़ ली है। अगली नस्ल अपन बात करते हैं साहिवाल। साहिवाल नस्ल की क्या कैरेक्टर होती है, क्या इसका ओरिजिन प्लेस होता है, किन नामों से इसे जाना जाता है, उन सब के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्लास है, अगर आपको अच्छा लग रहा हो बहुत अच्छा, अगर आपको अच्छा लग रहा हो, जसदीप है या कौन है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए बेटा। अब देखिए साहिवाल के अंदर बात करें इसके अन्य नामों की, साहिवाल को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो साहिवाल नस्ल है इसे लोला या मुल्तानी के नाम से भी जाना जाता है। मुल्तानी तो मुल्तान नाम से जगह है, मुल्तानी के नाम से पाकिस्तान के अंदर, उसी के नाम से इसे मुल्तानी कहा गया है। लोला नाम से इसे क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसकी स्किन होती है वो लूज स्किन होती है और लूज स्किन होने के कारण से लोला के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अदर इसके उत्पत्ति स्थान की। उत्पत्ति स्थान क्या होता है, इसका ओरिजिन प्लेस क्या है। साहिवाल नस्ल है वो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में पाई जाती है। पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला इस नस्ल का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट ओरिजिन प्लेस है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उत्पत्ति स्थान साहिवाल नस्ल का पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। नेक्स्ट बात करें इसके वितरण स्थान की। अब है तो ये पाकिस्तानी नस्ल, देसी है, विदेशी तो नहीं है, लेकिन इस नस्ल के अंदर इसका जो वितरण स्थान है वो क्या माना जाता है, तो पाकिस्तान के आसपास के क्षेत्र हैं जिसके अंदर पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, और राजस्थान है। यहां पर इस नस्ल का जो है वो क्या माना जाता है, वितरण स्थान माना जाता है। आसानी से इनको इस वितरण स्थान से याद कर सकते हैं। अब बात करें अपन नेक्स्ट इसकी जनरल कैरेक्टर क्या होती है, क्या क्या इसकी विशेषताएं पाई जाती है। सॉरी, विशेषताओं की बात करें, क्या प्रमुख विशेषताएं होती है इस नस्ल की, तो देखिए विशेषताएं देखिए, इस नस्ल की सारी ही कैरेक्टर बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पूरी नस्ल 5 स्टार लगा लेना इसको,
पूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी कैरेक्टर अपने आप में एक स्पेशल है, अपने आप में हर सबसे अच्छी कैरेक्टर है। तो देखिए फर्स्ट बात करते हैं, ये जो नस्ल है ये सबसे ज्यादा दूध उत्पादक नस्ल है। भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दूध उत्पादक, भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दूध उत्पादक, ऊपर वाले एरो का मतलब है सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल है। ये भारतीय नस्लों के अंदर सबसे ज्यादा दूध उत्पादन पूछा जाए तो किस नस्ल का होता है? साहिवाल का होता है। लगभग 2000 से 2500 लीटर इसका दूध उत्पादन पाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगली क्या कैरेक्टर होती है। अब अपन ने सुना होगा कि जिसके अंदर दूध उत्पादन ज्यादा उसमें फैट परसेंटेज उतना ही कम होता है, लेकिन ये बात इस नस्ल के लिए थोड़ी सी गलत साबित होती है। इसमें दूध उत्पादन भी ज्यादा होता है, साथ ही साथ इसमें दूध उत्पादन के साथ साथ इसके अंदर जो है वो फैट परसेंटेज भी ज्यादा होता है। तो इस नस्ल में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। चाहे देसी की बात करें चाहे विदेशी नस्लों की बात करें, सर्वाधिक वसा इस नस्ल में होती है, देसी व विदेशी दोनों के अंदर 4.5 से 6% वसा होती है इस नस्ल के अंदर। तीसरा पॉइंट बात करें, विदेशी के अंदर वसा हो गई, देसी में वसा हो गई। अब साथ ही साथ इसका अंदर जो है दूध सबसे ज्यादा लैक्टोज भी पाया जाता है, तो सर्वाधिक लैक्टोज भी पाया जाता है। सर्वाधिक लैक्टोज कितना परसेंट होता है? बाकी अदर नस्लें उनमें 4.5 से 4.8%, 9% तक होता है गाय की नस्लों में, लेकिन इसमें 5% पाया जाता है। सर्वाधिक लैक्टोज 5% पाया जाता है। अब ये सारी कैरेक्टर इसमें अच्छी है, दूध भी सबसे ज्यादा है, इसके अलावा इसकी जो है वो मीठापन भी, लैक्टोज है, इसके कारण दूध क्या होता है? सर्वाधिक मीठा होता है, सर्वाधिक मीठा दूध होता है। सबसे ज्यादा मीठा दूध भी है, सबसे ज्यादा वसा भी है। ये सारी चीजें अच्छी होने के कारण इसे किस पर्पस से पाला जाएगा? तो डेयरी हेतु सर्वोत्तम नस्ल मानी जाती है, डेयरी हेतु सर्वोत्तम नस्ल ये मानी जाती है। इतनी इसकी कैरेक्टर आपको याद रखनी है। इसी के साथ अपन ने देखा कि ये नस्ल है, इसकी त्वचा ढीली व गलकंबल लटका हुआ होता है, त्वचा ढीली व गलकंबल लटका हुआ, गलकंबल लटका हुआ पाया जाता है। ये भी इस नस्ल की कैरेक्टर होती है, स्पेशल कैरेक्टर होती है। अगला अपन बात करें इसकी और क्या कैरेक्टर होती है, तो ये नस्ल है IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूसा नई दिल्ली से विकसित की गई है, पूसा नई दिल्ली से विकसित की गई है, डेवलप की गई है। पूछा जाए साहिवाल नस्ल है वो कहां से डेवलप की गई है, तो कुछ बच्चे तुक्के मारेंगे। तुक्के क्या मारेंगे कि जो पशुओं से संबंधित अनुसंधान संस्थान है, NDRI है, IARI है, इनमें से कहां से डेवलप की गई है, तो वो जो है ज्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे कि पशु अनुसंधान संस्थान से डेवलप की गई है, तो NDRI करके आ जाएंगे ऑप्शन में। तो अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसको सही करने के लिए क्या करें? IARI से ये डेवलप की गई है। ये इतनी कैरेक्टर आपको इसके अंदर याद रखनी है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसका प्रोडक्शन कितना होता है। तो दूध उत्पादन इस नस्ल का सबसे ज्यादा है, कितना? 2000 से 2500 लीटर प्रति ब्यात इस नस्ल का दूध उत्पादन पाया जाता है, जो कि भारतीय नस्लों के अंदर सर्वाधिक माना जाता है, सर्वाधिक होता है। अब बात करें वसा की, फैट परसेंटेज कितना होता है, तो 4.5 से 6% होता है, जो कि देसी व विदेशी दोनों में सर्वाधिक होता है, देसी व विदेशी दोनों में सर्वाधिक माना जाता है। ये इतनी कैरेक्टर हैं, सारी कैरेक्टर एक दूसरे से रिलेटेड हैं, सारी चीजें इसमें क्या करनी है? ज्यादा होती है। दूध भी सबसे ज्यादा, मीठा भी सबसे ज्यादा, लैक्टोज भी सबसे ज्यादा, वसा भी सबसे ज्यादा। इसी के कारण डेयरी के काम में लेते हैं और स्किन लूज होती है, इस कारण लोला उपनाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से आप आसानी से इस पॉइंट को, इस नस्ल को याद कर सकते हैं। तो ये अपने दूसरी नस्ल हो गई साहिवाल। अगली थर्ड नस्ल अपन पढ़ते हैं राठी। तीसरी नस्ल आती है राठी। राठी नस्ल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नस्ल है। ये नस्ल है वो राजस्थान की प्रमुख नस्ल है, इसी के कारण इसको अपन याद करते हैं। अभिषेक चौधरी, सभी लोग मिलकर 1000 लाइक करें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोग इसी तरीके से साथ बने रहिएगा। सारी चीजें, हर एक सब्जेक्ट के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूंगी, अगर इसी तरीके से आप लोगों का साथ मिलता रहा तो। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राठी की। राठी के उत्पत्ति स्थान की बात करें तो फर्स्ट इसका आता है अन्य नाम। पहला अपन क्या कैरेक्टर पढ़ते हैं इसकी? अन्य नाम क्या है राठी नस्ल का? राठी नस्ल है, उसका अन्य नाम आता है राजस्थान की कामधेनु, क्योंकि उत्पत्ति स्थान इसका राजस्थान है
और राजस्थान के अंदर पाई जाने वाली जो नस्लें हैं, जैसे अपन बात करें राजस्थानी नस्लें हैं, उसमें राठी है, राठ है, इसके अलावा नागौरी है, ये सारी नस्लें हैं। इनका प्रोडक्शन, इनमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इस राठी नस्ल का ही होता है। इसी के कारण इसे राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता था। कामधेनु एक ऋषि की ऐसी गाय थी जो सबसे ज्यादा, उससे जो मांगो वो दे देती थी। लेकिन ये गाय जो मांगो वो तो नहीं देती है, लेकिन दूध उत्पादन राजस्थानी नस्लों में सबसे अच्छा होता है। इसी के कारण इसको क्या नाम दिया गया है, राजस्थान की कामधेनु के नाम से इसे जाना जाता है। अब बात करते हैं इसके उत्पत्ति स्थान की। ओरिजिन प्लेस क्या है इसका? ओरिजिन प्लेस है राठी नस्ल है, इसका उत्पत्ति स्थान है गंगानगर, बीकानेर और हनुमानगढ़। गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर इस नस्ल का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। इस नस्ल का उत्पत्ति स्थान अलवर जिला नहीं है। क्या याद रखना है? इसका उत्पत्ति स्थान उत्तर पश्चिमी राजस्थान है। बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ इस नस्ल के उत्पत्ति स्थान माने जाते हैं। इसके अलावा जैसलमेर है, वहां पर भी ये नस्ल है वो पाई जाती है। ये इसके उत्पत्ति स्थान है। वितरण स्थान ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, राजस्थानी नस्ल है तो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। अब बात करें इसकी कैरेक्टर्स की, क्या स्पेशल कैरेक्टर होती है? तो ये जो है वो कैरेक्टर की बात करें, ये जो नस्ल है वो राजस्थान की देसी नस्ल है। कैसी नस्ल है? देसी नस्ल है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, जेट 2010 के अंदर पूछा गया है, राजस्थान की देसी नस्ल कौन सी है? तो राजस्थान की प्योर ब्रीड राठी मानी जाती है। इसके अलावा ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है जेट 2010 के अंदर, राजस्थान की प्रमुख नस्ल कौन सी है और देसी नस्ल भी कौन सी है। ऐसा दोनों तरीके से टाइप क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये है राठी नस्ल है। अगला अपन बात करते हैं इस नस्ल की और क्या कैरेक्टर होती है। तो इसकी त्वचा ढीली व गलकंबल लटका हुआ, ये दिखाई दे रहा है आपको फोटो में। देखो आपको हर एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो मैं आपको लिखा रही हूँ सेम चीज वो आपको फोटो में दिखाई देगी। ये नस्ल है, देखो इसमें गलकंबल ढीला और लटका हुआ पायदार। अगर दोनों ऑप्शन में आती है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है त्वचा ढीली व गलकंबल लटका हुआ किस नस्ल की प्रमुख विशेषता है, तो वो किसकी प्रमुख विशेषता है? राठी भी ऑप्शन में और साहीवाल भी हो, तब आपको ऑप्शन में क्या टिक करना है? साहीवाल मेजर टिक करना है। मुख्य विशेषता साहीवाल की होती है, सेकंड प्रायोरिटी किसको देनी है? राठी को देनी है। अगला देखिए, नेक्स्ट आती है, ये नस्ल है, इसका रंग कैसा होता है? हल्का लाल रंग होता है जिस पर सफेद धब्बे पाए जाते हैं। हल्का लाल सफेद धब्बे युक्त होता है और इस तरीके का दिखाई देता है जैसे ईंट जैसा लाल रंग हो, तो इसी के कारण इसके रंग को ब्रिक्स रेड कलर कहा गया है। ब्रिक्स रेड कलर किस नस्ल का पाया जाता है पूछा जाए तो राठी नस्ल का पाया जाता है। हल्का लाल होता है, ईंट जैसा लाल, ब्रिक्स रेड इसे कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इस नस्ल को त्रिसंकर संकरण से डेवलप किया गया है। त्रिसंकर संकरण ट्रिपल क्रॉस का एग्जाम्पल है। लास्ट जो टॉपिक अपना पढ़ा था उसमें बताया था त्रिसंकर संकरण से विकसित की गई है। किस किस का क्रॉस है, कैसे याद रख सकते हैं? साथी रे से याद रख सकते हैं। छोटी सी सुंदर सी ट्रिक है, साथी रे। सा से आती है साहीवाल, थे से आती है थारपारकर और रे से आती है रेड सिंधी। थारपारकर और रेड सिंधी, ये तीनों नस्लों के क्रॉस से ये डेवलप की गई है और तीन तरीके का क्रॉस है वो क्या कहलाता है? ट्रिपल क्रॉस कहलाता है। तो उसके क्रॉस से ये डेवलप की गई है। अब बात करें इसके मिल्क प्रोडक्शन की, तो मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है? तो बताया मैंने 1500 से 2000 लीटर सभी नस्लों का होता है, लेकिन ये राजस्थान में सबसे ज्यादा है, तो ज्यादा दूध उत्पादन 1500 तो नहीं होता है इसका, मतलब 1200 से 1500 होता है। 1200 से 1600 लीटर एग्जैक्ट इसका दूध उत्पादन प्रति ब्यात पाया जाता है। वसा ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, एवरेज 4 से 5% की होती है, सबसे ज्यादा साहीवाल में होती है, वो अपने को याद रखना है। बाकी के अंदर सुपरवाइजर 2015 में पूछा गया है गाय की नस्लों में सबसे ज्यादा वसा किस नस्ल, एवरेज वसा जो है वो कितनी पाई जाती है गाय की नस्लों में, तो 4 से 5% पाई जाती है। सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है? तो साहीवाल में पाई जाती है। इतना अपने को इसमें पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये गाय की नस्ल हो गई राठी। क्लियर सबके? चलिए नेक्स्ट, अगला अपन नेक्स्ट नस्ल की बात करते हैं।
वो आती है रेड सिंधी। रेड सिंधी डिटेल में अपने सिलेबस में नहीं है, वो 3 ही नस्लें थी डिटेल में अपने सिलेबस में, गिर, साहिवाल और राठी। नेक्स्ट नस्ल के बारे में जो मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अपन देख लेते हैं। ये जो रेड सिंधी नस्ल है ये कहां पर पाई जाती है, इसे लाल सिंधी भी कहते हैं। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में इतना प्रेशर रहता है कि अपन लाल रेड सिंधी अगर आ जाता ऑप्शन में कि किस कैसी नस्ल है, तो अपन भूल जाते हैं कि लाल सिंधी का ही नाम रेड सिंधी है। तो दोनों ही याद रखें, अगर पढ़ा हुआ रहेगा तो जल्दी याद हो जाएगा। अब अपन बात करें इसके अंदर कहां पर पाई जाती है, तो ये नस्ल है, ये इसका ओरिजिन प्लेस है वो कराची पाकिस्तान है, कराची पाकिस्तान है। इसके बारे में से पूछा गया है लास्ट ईयर ICAR 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, रेड सिंधी गाय की कैसी नस्ल है, तो गाय की एक प्रमुख दुधारू नस्ल है, प्रमुख दुधारू नस्ल होती है, पाकिस्तान में पाई जाती है। अब बात करें इसकी स्पेशल कैरेक्टर्स की क्या होती है, क्या क्या मुख्य कैरेक्टर होती है इसके अंदर। रंग दिखाई दे रहा है, नाम से भी पता चल रहा है रेड सिंधी है, तो सिंध प्रांत पाकिस्तान के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है, लेकिन ये नस्ल का रंग लाल होने के कारण से रेड सिंधी कहा गया है। तो रंग लाल पाया जाता है, रंग है इसका लाल या थोड़ा हल्का भूरा कलर, लाल या भूरा रंग इस नस्ल का पाया जाता है, जो इसके नाम से ही पता चल रहा है अपने को। नेक्स्ट बात करें इसकी और क्या कैरेक्टर होती है, जिसके स्पेशल कैरेक्टर के कारण अपन इसको पढ़ रहे हैं। इस नस्ल, यह नस्ल चेहरे के भाव से, यह नस्ल चेहरे के भाव से चतुर या होशियार दिखाई देती है, चेहरे के भाव से चतुर या होशियार दिखाई देती है, मतलब इंटेलिजेंट फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, होशियार दिखाई देती है। कैसे एक्सप्रेशन होते हैं, इंटेलिजेंट फेशियल एक्सप्रेशन इस नस्ल की प्रमुख कैरेक्टर होती है, इंटेलिजेंट फेशियल एक्सप्रेशन, तो ये इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होती है, चेहरे के भाव से चतुर या होशियार दिखाई देती है। नेक्स्ट अपन बात करें इसका जो प्रोडक्शन है, वो मिल्क प्रोडक्शन है, वो कितना होता है, 1800 से 2000 लीटर इस नस्ल का दूध उत्पादन प्रति ब्यात पाया जाता है, जो कि सभी के बराबर ही है, 1500 से 2000 की रेंज में ही आ रहा है, तो ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। जो फैट परसेंटेज है उसमें वो भी 4 से 5 के बीच में ही आ रहा है, 4.8% है, तो ज्यादा स्पेशल तरीके से याद रखने की जरूरत नहीं है। हरदयांश, हर हर महादेव, हर हर महादेव बेटा। इंटेलिजेंट फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, ये अपने जो नस्ल हो गई वो रेड सिंधी हो गई। इतनी बात इसके बारे में अपने को याद रखनी है। फिर अब अपन जो नेक्स्ट नस्ल आती है उसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट नस्ल क्या होती है, तो देखिए, एक मिनट, देखिए देवनी नस्ल है, ये भी अपने सिलेबस में डिटेल में नहीं है, सिर्फ नाम नाम याद रखें। इसके नाम से बहुत बार ICAR में तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, देवनी किस तरह की प्रमुख नस्ल है, तो गाय की दुधारू नस्ल है, और गाय की भी कैसी दुधारू है, दक्षिण भारत में प्रमुख दुधारू नस्ल है। तो दक्षिण भारत में कहां इसका उत्पत्ति स्थान है, महाराष्ट्र व कर्नाटक है, वो इस नस्ल का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। इस तरीके की ये दिखाई देती है, तो सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखें, दक्षिण भारत की प्रमुख दुधारू नस्ल है, दक्षिण भारत की प्रमुख दुधारू नस्ल है। जो जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो मैं बताती जा रही हूं, जो डिटेल में नहीं है उनके बारे में सिर्फ इतना ही याद रखें, अपने लिए सफिशिएंट है। प्रमुख दुधारू नस्ल है, ये चीज हो गई अपने गाय की 5 नस्लों के बारे में। सीसा गिरादे से इनकी ट्रिक याद हो गई, 5 नस्लें क्या स्पेशल कैरेक्टर हैं वो याद हो गया। आज अपन जो है वो इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी से रिलेटेड है, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज अपन ने दुधारू नस्लें पढ़ी, कल अपन भारवाही, द्विप्रयोजनी और विदेशी नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो आपके ऐसे फ्रेंड्स जो पहले किसी अदर जगह पे पढ़ रहे हैं या फिर जिन्होंने पहले बहुत अच्छे तरीके से नहीं पढ़ रखा है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा उनको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि मैं और अच्छी चीजें हैं वो इसके बारे में आप लोगों को बता सकूं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो बच्चों प्लीज आप लाइक करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हाँ, क्या चीज, टाइम है अपनी जो क्लास है वो रोज डेली है, वो 7:30 पे स्टार्ट होती है, शाम की 7:30 बजे क्लास स्टार्ट होती है। उसके अंदर अपन ये टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। ओके मैम, कल पढ़ाना। ओके थैंक्स मैम, ट्रिक समझाओ दोबारा। चलो एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हाँ,
दुधारू नस्लें हैं उनकी ट्रिक है सीसा गिरादे, एक ही लाइन है, सीसा गिरादे में सी से सिंधी, से लाल सिंधी कहते हैं, सा से साहिवाल, सिंधी के अंदर अपन ने देखा लाल सिंधी है, ये नस्ल है कराची पाकिस्तान में पाई जाती है, चेहरे के भाव से चतुर या होशियार दिखाई देती है। इंटेलिजेंट फेशियल एक्सप्रेशन किस नस्ल की प्रमुख विशेषता है, तो देखिए लाल सिंधी की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट अपन बात करें साहिवाल की, साहिवाल नस्ल है वो पाकिस्तान के मोट गुमरी में पाई जाती है, सभी कैरेक्टर इसकी आप होती है, सभी कैरेक्टर जैसे दूध उत्पादन भी सबसे ज्यादा, इसके अलावा फैट परसेंटेज भी सबसे ज्यादा, मीठा भी सबसे ज्यादा, लैक्टोज भी सबसे ज्यादा, इस कारण डेयरी के लिए सर्वोत्तम, त्वचा ढीली व गलकंबल लटका हुआ, इस कारण लोला या मुल्तानी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट गिर नस्ल है, थर्ड गी से आती है गिर, गिर नस्ल है काठियावाड़ में गुजरात में पाई जाती है, इसी कारण से काठियावाड़ी, अजमेर में वितरण स्थान होने के कारण से अजमेरी, राजस्थान में से रैंडी, ब्राजील में से भामान और देसान के नाम से इसे जाना जाता है। स्पेशल कैरेक्टर क्या होती है, कान पत्तीनुमा लंबे लटके हुए इस नस्ल की प्रमुख विशेषता होती है। माथा चौड़ा एवं उभरा हुआ होता है, ब्रॉड फॉरहेड इस नस्ल का पाया जाता है। इसके अलावा राठी नस्ल आती है, राठी नस्ल राजस्थान की प्रमुख दुधारू नस्ल है, इसे राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। ये गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और जैसलमेर में पाई जाती है, अलवर में नहीं पाई जाती है, अलवर में राठ नस्ल पाई जाती है जो एक अलग ब्रीड है। फिर नेक्स्ट आती है देवनी, देवनी नस्ल है वो महाराष्ट्र व कर्नाटक की नस्ल है, जो ये नस्ल है दक्षिण भारत की प्रमुख दुधारू नस्ल पाली जाती है, दुधारू नस्ल के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये अपना जो है वो आज की दूध प्रयोजी नस्लें हैं, बाकी के अदर ट्रिक है वो अपन नेक्स्ट क्लास में जब अपन